नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 6 का पार्ट 5 और लास्ट पार्ट है ये यूनिट 6 का। ठीक है, इसके बाद कल आपका टेस्ट है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स बचे हुए हैं और उसमें कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं और उनका वीडियो मेरे पास है। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, यानी 1-2 वीडियो अगर उसमें बन जाए तो वो पूरी यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें रहेंगी तो उसको ख़त्म करके फिर फर्स्ट यूनिट पे जल्द से जल्द 1 वीक में हम फर्स्ट यूनिट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो पहले के ग्रामीण विकास कार्यक्रम थे, यानी जो आज़ादी मिलते ही जब देश की कमर टूटी हुई थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी, तो उस समय जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम थे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है। और इस समय का आप जानते ही हैं कि कितनी चीज़ें हैं, रोज़गार से लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार की हैं। ठीक है, तो वो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा और उसको आपने फर्स्ट पेपर के लिए तैयार किया ही होगा योजनाएं। तो उसको हमने नहीं इसमें लिया है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए जो पहले का है, जो स्वतंत्रता के बाद जस्ट बाद का जो योजना है, उन योजनाओं को हमने लिया है। एग्ज़ाम में कई बार आता है और उसको हम पहले देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई। उस समय देश की कमर बिल्कुल टूटी हुई थी, अर्थव्यवस्था खराब थी, क्योंकि भारत को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा और देश जो है पूरी तरह से खोखला हो चुका था। ठीक है, तो इसको ऐसी ऐसी योजनाओं की ज़रूरत थी, इसको औद्योगिकरण की ज़रूरत थी, इसको पैसे की ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास किया जा सके। ठीक है, तो इसी को लेकर ग्रामीण विकास के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रत्येक गांव में जाएंगे, देखेंगे, सर्वे होगा और वहां पे देखा जाएगा कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की पहले आवश्यकता की पूर्ति की जाए। मान लीजिए कहीं पे रोज़गार नहीं है या फिर कहीं पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ठीक है सिंचाई की व्यवस्था मिल जाए तो वो गाँव समृद्ध हो जाए, तो पहले उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसको किया जाए। क्योंकि प्रत्येक गाँव की अलग अलग आवश्यकता थी, इसलिए इसको ऐसे किया गया कि अलग अलग गांव के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से लागू किया गया। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में कई बार पूछता है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। और इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसकी सहायता से, किस देश की सहायता से किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ये। ठीक है, इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है वो फरीदाबाद और नीलोखड़ी के शरणार्थियों की बस्ती से मिली थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से मिली थी, तो फरीदाबाद और नीलोखेड़ी के शरणार्थियों की बस्ती से। ठीक है, तो कई क्वेश्चन आपके इसमें छिपे हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में तीन टायर व्यवस्था लागू किया गया था और पंचायती राज को हम बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो में लास्ट में। तो उसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि 3 टायर यानी 3 भागों में इसको बांटा गया था। 3 स्तर थे, जिसमें पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, तीसरा था जिला परिषद। ठीक है, तो तीनों के आधार पर यानी ये जो है सूचना इसको देगा, ये इसको देगा, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये शासन करते थे और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही थी। अब देखिए इन तीनों स्तर पर विकास कार्यक्रम चलाए जाते थे, यानी तीनों स्तर पर जब विकास कार्यक्रम चलाए जाते थे तो तीनों का क्या योगदान है, किस तरह से तीनों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, इसके लिए कार्य हुए। और सबसे पहले देखिए अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977 में चली थी। और अंत्योदय शब्द कई बार पूछा गया, अंत्योदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और कहाँ पे किया था, 1977 में राजघाट में लिए गए अपने शपथ में किया था। शपथ लेते समय उन्होंने अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया था। और ये योजना जो योजना है, इस योजना में क्या था कि जो गरीब परिवार, पाँच ऐसे गरीब सदस्यों को चुना जाता था, 5 ऐसे गरीब परिवारों को चुना जाता था एक गांव से, और जो सबसे गरीब थे, ठीक है, उस गांव में पता लगाया जाता था कि जो सबसे गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे 5 सदस्यों को चुना जाता था। और सबसे पहले उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए पूरा गांव जो है प्रयास करता था, उसके लिए फंड रिलीज होता था जो सरकार देती थी। तो उनकी जब स्थिति अच्छी हो जाती थी तो अगले 5 परिवार को हम चुनते थे, यानी जो उनसे थोड़ा सा ऊपर थे। ठीक है, इस तरह से और भी जो 5 परिवार थे अलग अलग, एक यानी एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति को हम पकड़ेंगे और उसको जो पूरी तरह से समृद्धि कर देंगे तो अगले 5 व्यक्ति की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जवाहर रोजगार योजना, ये क्या है, इस योजना को राजीव गांधी ने ग्रामीण गरीबी दूर करने हेतु 28 अप्रैल 1989 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना ये राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था और 28 अप्रैल 1989 को किया था। इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कम से कम एक सदस्य को प्रति वर्ष यानी एक साल में
100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, और इसमें भी देखिए एक चीज़ और है कि रोजगार उपलब्ध कराते समय ये चीज़ ध्यान दी जाती थी कि वहाँ पे महिला प्रभुत्व है या फिर पुरुष प्रभुत्व है। ठीक है, कहीं कहीं पे देखा जाता था कि पुरुष जो होते थे कोई निश्चित व्यवसाय करते थे, महिलाएं जो होती थी वो ज़्यादा गरीब होती थी, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं था, तो उस स्थान पर उस फैमिली से महिला सदस्य को लिया जाता था। ठीक है, उसी तरह से पहाड़ी इलाके में या फिर किसी अन्य प्रकार के इलाके में जहाँ पे विकलांग लोग ज़्यादा है, तो उस तरह से उनके कार्य भी अलग अलग होते थे। तो इसमें भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी कार्य किए जाते थे। ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, और ये जो था ये अल्पसंख्यकों के लिए था। ये बना था 2 अक्टूबर 1980 को, और इसकी डेट पूछी जाती है। देखिए जितने भी योजनाएं मैं आपको बता रही हूँ, इन सब की डेट बहुत पूछी जाती है, और कभी कभी इनसे रिलेटेड कोई कंसेप्ट पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या था। ठीक है, तो ये देखिए ये जो अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन आता है, मुसलमान, नवबौद्ध, ईसाई और पारसी इसमें आते थे इस योजना के तहत। और इसमें होता क्या था, जो पात्र परिवार थे यानी जो गरीब परिवार थे, गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, उनको भेड़ बकरी मुर्गियाँ दी जाती थी, उनको मछली पालन के लिए स्थान दिया जाता था, और उनको ऋण दिया जाता था कम ब्याज पर। ठीक है, इस तरह से उनकी सहायता की जाती थी कि वो अपना विकास कर सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999 को ये योजना जो है वो आई थी। और इसमें क्या था, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का समूह था ये। ठीक है, ये एक समूह था, और उसमें क्या था, सभी लोग अपनी बचत करते थे और उस समूह में पैसे जमा होते थे। उस समूह के पैसे से जिसको कोई आवश्यकता होती थी, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की लड़की की शादी है और पैसे जमा हुए हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, तो सब लोग क्या करते थे, सब लोग मिलके उस लड़की की शादी में वो पैसा लगा देते थे, और उसके बाद वो जो व्यक्ति होता था वो यानी समूह के लोग उसको ऋण देते थे। ठीक है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे उसको चुकाता था। इस तरह से चीज़ें होती थी कि सब लोग पैसा एक जगह इकट्ठा करते थे और उससे आवश्यकता की पूर्ति होती थी, फिर उसको चुकाने की व्यवस्था थी। इससे क्या होता है, साहूकारों के चंगुल से ग्रामीण लोग नहीं फंसते थे। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये क्या था, ये 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए कृषक वर्ग संरचना जो है, ग्रामीण वर्ग संरचना, इसके बारे में सिलेबस में है, तो हम उसको देख लेते हैं कि किस थिंकर ने कितने भागों में बांटा है। तो देखिए सबसे पहले उत्साह पटनायक जी हैं, और उत्साह पटनायक जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उन्होंने 4 भागों में बांटा है, जमींदार, धनी किसान, मध्यम किसान और निर्धन किसान। ठीक है, तो ये 4 याद रखिएगा। अब देखिए दीपांकर गुप्ता ने कृषक वर्ग संरचना को 3 भागों में बांटा है, धनी किसान, भूस्वामी और छोटे किसान। ठीक है, अब देखिए अशोक रुद्र हैं, उन्होंने बांटा है बड़े भूस्वामी और कृषि श्रमिक। ठीक है, और योगेंद्र सिंह ने जमींदार, रैयत, रैयत का मतलब किसान होता है। डेनियल थार्नर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मालिक, किसान और मजदूर, 3 भागों में बांटा। देखिए पूछा सभी जाएगा, और बहुत चुने हुए इसमें दिया गया है जिन्होंने ग्रामीण समाज में बड़ा काम किया है, तो आप सबको याद कीजिएगा। ठीक है, और डेनियल थार्नर का कई बार एग्जाम में आ चुका है, UPSC के एग्जाम में भी आया है, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब देखिए आंद्रे बेत्ते जो थे, उन्होंने वर्ग, परिस्थिति और दल, यानी जो वेबर ने सामाजिक संरचना के बारे में दिया हुआ था, वर्ग, परिस्थिति और दल के बारे में वेबेरियन मॉडल दिया था। ठीक है, उसी को इन्होंने ग्रामीण समाज पर लागू करते हुए वर्गों की चर्चा की है। ठीक है, और इन्होंने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। और देखिए भारतीय सामाजिक संरचना, इन्होंने कहा कि भारतीय सामाजिक संरचना जो है वो संरचित असमानता से विभाजित असमानता में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो अपने अध्ययन में इन्होंने बताया कि जो भारतीय ग्राम है, भारतीय समाज है, वो क्या है, संरचित असमानता, यानी जो लिंग और जाति के आधार पर विभाजित है चीज़ें, जन्म के आधार पर है, वो क्या है, वो अब वर्ग के आधार पर, योग्यता के आधार पर बदल रहा है। अब देखिए कृषक जो है स्वयं की ज़मीन नहीं होती इनके पास। कृषक किसे कहते हैं, किसान किसे कहते हैं, कई बार आता है कि कृषक और किसान में क्या अंतर है। जो कृषक होते हैं उनके पास स्वयं कोई ज़मीन नहीं होती, वो अन्य की ज़मीन पर खेती करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब धान कटती है तो आप मजदूर बुलाते हैं। ठीक है, तो कृषक मजदूर अलग होते हैं, और जो घर बनाने वाले या फिर किसी अन्य प्रकार के मजदूर होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो कृषक मजदूर जो होते हैं उन्हें कृषक कहा जाता है, जिनके पास ज़मीन नहीं होती। किसान का मतलब है इनके पास स्वयं अपनी ज़मीन होती है और अपनी ही ज़मीन पे वो खेती करते हैं, और उसी से इनका जो जीवन है वो चलता है। ठीक है, कभी कभी ये बेचते भी हैं, जैसे आपने देखा होगा सड़कों के किनारे सब्जी रखकर लोग बेचते हैं, तो अपनी ही खेती उनकी होती है और घर से वो ले आते हैं, बेचते हैं उसको। ठीक है, तो वो किसान है। अब देखिए ब्रिटिश भारत में ग्रामीण भारत कैसा था, ये आपके सिलेबस में भी है, तो आपको उसको देखना होगा। ब्रिटिश भारत में कृषकों का जो जीवन था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर था। ठीक है, संपूर्ण प्रथाएं, परंपराएं, जीवन में हमको हंसना है कि रोना है, खुशियाँ आएंगी इस साल की नहीं आएंगी, सारी चीज़ें डिपेंड करती थी
कि इस साल की फसल कैसी हुई है, ठीक है। यानी लड़की का विवाह इसी साल करना है या अगले साल करना है, ये डिपेंड करता था कि फसल हुई है अच्छी कि नहीं, ठीक है। और संस्कृति जो थी, कुछ त्यौहार होते थे, त्योहारों को मनाना है कि नहीं मनाना, ये भी डिपेंड करता था कि फसल कैसी हुई है। तो ये सब चीज़ें थी कि पूरी तरह से हम प्रकृति पर निर्भर थे और हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि यदि वर्षा नहीं होती है तो भी हम फसल को उगा सकें। ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर भूमि सुधार हेतु कुछ कार्य किए गए। कौन कौन से कार्य थे देखते हैं। देखिए, रैयत वाली व्यवस्था जो थी वो कैसे शुरू हुई। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग नीतियां लागू की कि हाँ, अब ग्रामीण में ऐसा व्यवस्था होगा। फिर अगली बार ये नहीं, मान लीजिए सफल नहीं हुआ तो उसने कुछ और व्यवस्था लागू की, वो भी नहीं सफल हुआ, तीसरी व्यवस्था लागू की, ठीक है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बस लाभ कमाना था और बहुत ज़्यादा फोकस ना होना पड़े, हमको बहुत ज़्यादा जा जा के चीज़ों को कलेक्ट ना करना पड़े, पैसे ना कलेक्ट करना पड़े, और यही सब वो ध्यान देता था, ठीक है। तो सबसे पहले उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। 1772 ईस्वी में सर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई, ठीक है। 1772 में टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इसमें क्या था, किसान के पास भूमि का मालिकाना हक तभी तक रहेगा जब तक वह लगान देगा। लगान न दे पाने की स्थिति में किसान को जमीन उससे छीन ली जाती थी और दूसरे किसान को दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और इस तरह से देखा जाए तो एक रेंट की तरह था ये, कि जब तक किसान रेंट देगा तब तक ज़मीन उसकी है, और जैसे ही वो रेंट देना बंद करता है किसान से ज़मीन छीन ली जाएगी, ठीक है। तो किराए की तरह था ये, किराए की ज़मीन। तो इसमें क्या था, ज़मीन जाने का भय हमेशा किसानों को सताता रहता था। कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, कभी फसल हुई, नहीं हुई, तो कर नहीं दे पाते थे। बहुत ही टेंशन वाला माहौल हुआ करता था, और कर इतना ज़्यादा था कि बस वो अपने खाने के लिए अनाज रख पाते थे, बाकी वो उनको देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करती थी। अब देखिए, ज़मींदारी प्रथा उसके बाद आई, ठीक है। रैयतवाड़ी के बाद ज़मींदारी प्रथा आई। और इसमें क्या था, ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। और उन्होंने, देखिए, अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि हम जा जा के पता करें कि कौन सा किसान कर दिया, नहीं दिया, उसे छीनना है कि क्या करना है, वहाँ पे हमें कर्मचारी रखें, लोगों को डराने धमकाने के लिए हमारे पास सैनिक होने चाहिए, तो हमारा इतना संसाधन जा रहा है, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन्हीं में से एक मुखिया चुना जाए और उस मुखिया को सारी ज़मीन दे दी जाए और उससे एक निश्चित लगान ले लिया जाए कि हाँ, हमारी इस ज़मीन के बदले इतनी लगान हमको चाहिए, ठीक है। आपसे हम ले रहे हैं, फिर आप किसानों से वसूलते रहिए, ठीक है। तो ज़मींदार क्या करता था, एक निश्चित उपहार के बदले, एक निश्चित पैसे के बदले वो क्या करता था, ज़मीन को ले लेता था, ठीक है। कि हाँ, ये पूरे क्षेत्र, ये पूरा गांव जो है वो हमने ले लिया। फिर वहाँ के किसान परेशान होते थे तो ज़मींदार के पास आते थे, और ज़मींदार जो था उनसे मुँह मांगी रकम और मुँह मांगी चीज़ें ले लेता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शोषण होता था, महिलाओं को भी लोग उठा ले जाते थे और उनसे कुछ भी मांग सकते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। ज़मींदार जैसे बिचौलिया आए इसी व्यवस्था में, और अंग्रेज़ों और किसानों के बीच में ज़मींदार जो है बिचौलिया बनकर आया, और यहीं से जो है वो शोषण शुरू होता है, ठीक है। भारतीयों का शोषण भारतीयों ने ज़्यादा किया है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें क्या है कि एक निश्चित राशि के बदले जो ज़मीन है वो एक ही व्यक्ति के पास, यानी ठेके की बात होती, जैसे आपने ठेकेदार देखे होंगे कि उनको इतना कार्य मिल जाता था, सरकार उसको पैसा दे देती थी, बाकी वर्कर कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, सारी मैनेजमेंट वो करता था। तो वही चीज़ था जमींदारी प्रथा। अब देखिए, महाल वाली व्यवस्था जो है केवल पंजाब प्रांत में लागू हुई थी, ये पूरे भारत में लागू नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस प्रथा में महाल का अर्थ होता है गांव, ठीक है। गांव में क्या होता था, एक सरपंच होता था और पूरे गांव पर कर लगा दिया जाता था, ठीक है। यानी ज़मीन नहीं दी जाती थी, पूरा एक गाँव जो होता था उसको एक भूखंड की तरह देखा जाता था, और ये कहा जाता था कि हाँ, इस गाँव से इतना वसूलना है, इस गाँव से इतना वसूलना है। तो पूरा का पूरा गांव जो है वो पैसे उनको देता था, कर देता था। और जब कोई गांव जो है वो कर देने में असफल होता था तो उसको नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो था ये भी थोड़ा सा डरावना था कि हमारा गांव जो है किसी अन्य गांव के मुखिया के अंडर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती थी। अब देखिए, चकबंदी व्यवस्था 1951 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन करके स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का मालिकाना हक छीन जाने का भय समाप्त हुआ। इसमें देखिए, चकबंदी व्यवस्था, अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि महाल वाली व्यवस्था केवल पंजाब प्रांत में लागू हुई थी, ठीक है। और चकबंदी व्यवस्था क्या था, ये पूरे भारत में लागू हुई। कब, पहले, इसके पहले क्या था, वो जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके 1951 में जमींदारी व्यवस्था समाप्त हुई, और इसमें समाप्त करने के बाद स्थायी बंदोबस्त, यानी जिसके पास भूमि रहेगी वो जीवन भर उसी के पास रहेगी, उस व्यवस्था के तहत जो है
जमीन जाने का डर जो है वो समाप्त हो गया और चकबंदी व्यवस्था के तहत स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई और किसानों को भूमि जो है वो स्थायी रूप से प्रदान की गई। ठीक है, तो चकबंदी व्यवस्था कब लागू हुई? 1951 में। अब देखिए, पीसी जोशी द्वारा भूमि सुधार के 3 उपागम बताए गए। इन्होंने देखिए बताया कि यदि भारत में भूमि सुधार करनी है तो ये 3 प्रकार लागू कीजिए और एग्जाम में ये आने लायक है। देखिए, हाँ देखिए, इसमें अनुनय विनय उपागम है पहला, यानी उनसे जाकर प्रार्थना करेंगे कि आपको सहयोग करना होगा। फिर है आमूल परिवर्तन आदि उपागम, यानी लोगों को थोड़ा बहुत यदि हिंसात्मक कार्य करके भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत, यानी बस केवल डरा धमका के। लेकिन नक्सलवाड़ी में क्या था? पूरी तरह से तलवार उठाओ और मरने मारने पर उतारू हो जाओ। तो ये 3 उपागम थे, उन्होंने बताए थे भूमि सुधार इससे हो सकता है। ठीक है, पीसी जोशी। अब देखिए, भूमि सुधार के परिणाम का कौन कौन से हैं? भूमि सुधार के परिणाम के को लेकर 2 प्रकार के गुट बने। एक गुट मानता है कि इसका जो परिणाम है बहुत ही खतरनाक है और इसने भूमि को और ज़्यादा बर्बाद कर दिया है, लोगों को ज़्यादा गरीब बना दिया है और शोषण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, एक ग्रुप मानता है कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, समाज का काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, तो पीसी जोशी, डीजे वायरस और दीपांकर गुप्ता ने नकारात्मक परिणाम बताए। उन्होंने कहा कि इससे शोषण बढ़ा है, जमींदार जैसे बिचौलिए जन्म लिए और बहुत ही गहन शोषण हुआ है। ठीक है, अब देखिए, भूमि सुधार के परिणाम में सी बेल, आनंद चक्रवर्ती, केएल शर्मा, दीपांकर गुप्ता ने भूमि सुधार कार्यक्रम को सकारात्मक और लाभप्रद माना। ठीक है, उन्होंने माना कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और लाभप्रद है। ठीक है, तो ये 2 गुट है, दोनों गुट में से कौन कौन थिंकर है देख लीजिए। MSA राव ने ग्रामीण भारत पर नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया। तो गांव पर जो नगरीकरण का प्रभाव आया है, आपने देखा होगा गांव में भी रहने का तरीका, खाने का तरीका, जीने का तरीका चेंज हो रहा है नगरों के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो उसका अध्ययन किया था MSA राव ने। देखिए, चकबंदी व्यवस्था में भी भूमि का अनुचित हस्तांतरण जो था वो अपने रिश्तेदारों में करते थे जमींदार लोग, और उस समय सीमा निर्धारित थी कि 25 एकड़ से ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं रख सकता। ठीक है, तो क्या करते थे कि बच्चा आज पैदा हुआ है तो उसके नाम पे 25 एकड़ ज़मीन, और 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चे के नाम पे 25-25 एकड़ ज़मीन कर देते थे। ठीक है, कोई रिश्तेदार है, उनका भी कोई है तो उसको उसके नाम पे कर दिया। ठीक है, उनके पास कम है तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, ऐसा हस्तांतरण करने लगे तो ग्रामीण लोग बहुत परेशान हो गए और उनको गुस्सा आ गया और उन लोगों ने एक महासभा का गठन किया। सहजानंद सरस्वती और NG रंगा ने ऑल इंडिया किसान महासभा का गठन किया। ठीक है, यहाँ पे किसानों का मंच था, वो अपनी परेशानियाँ बता सकते थे। ठीक है, अब देखिए, किसानों में बढ़ते हुए द्वंद्व ने तेलंगाना आंदोलन को जन्म दिया, जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। तो तेलंगाना आंदोलन क्या था? भूमि वंचन, ठीक है, असमानता, शोषण, बिचौलिया व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था के लिए जो था आंदोलन वो तेलंगाना आंदोलन था। ये 1946 में हुआ था। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष को समाप्त करना। तो रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था से जो असंतोष उत्पन्न हुआ था उस व्यवस्था को समाप्त करने के बाद को लेकर तेलंगाना आंदोलन हुआ था। अब देखिए, नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 में हुआ था। नक्सलवाड़ी आंदोलन के बारे में मैंने आपको सिखाया था, बताया ही था कल के वीडियो में कि नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या है। 1947 से 67 के बीच में सारी चीज़ें घटित हुई, किस तरह से किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी होती चली गई और अंत में उन्हें तलवार उठानी पड़ गई। ठीक है, तो ये नक्सलवाड़ी आंदोलन है, तो इसको लेकर आप अगला वीडियो पिछला जो वीडियो इसके पहले का उसको देख लीजिएगा। बाकी तेलंगाना आंदोलन का सन पूछता है और किन मुद्दों को लेकर हुआ था, तो इसमें देखिए भूमि वंचन है और शोषण है। ठीक है, किसानों की भूमि को हथियाना, बिचौलिया व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर तेलंगाना आंदोलन हुआ था। और शुरू में ये तो किसानों के हित में हुआ था, लेकिन बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया था। अब देखिए, अंग्रेजी शासन में किए गए कृषक आंदोलन कौन कौन से हैं? चंपारण आंदोलन 1917, ठीक है, ये सब अंग्रेजी शासन के कृषक आंदोलन है। और 1918 में खेड़ा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह 1928 और 1946 में तेभागा आंदोलन 2/3 हिस्सा को लेकर किया गया था। और 1936 से 37 में किसान सभा आंदोलन किया गया था। ठीक है, और जब देश में आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ और उसके बाद भी किसानों का शोषण नहीं बंद हुआ, तो उसमें कुछ और आंदोलन हुए, जैसे 46 से 47 में तेलंगाना आंदोलन, 1967 में नक्सलवाड़ी आंदोलन और भूदान आंदोलन। ठीक है, विनोबा भावे ने किया था। अब ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, तो ग्रामीण समाज के अध्ययन को लेकर कुछ उपागम है कि ग्रामीण समाज का अध्ययन किन किन उपागमों के तहत किया गया है।
पहला है ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम। इसमें देखिए माना जाता है कि इतिहास जो है वो निश्चित अवस्था से होते हुए गुजरता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले ये अवस्था आई, फिर ये अवस्था आई, फिर ये अवस्था आई, इस तरह से अवस्थाएं जो है एक के बाद एक आती रहीं। तो इसका हम शुरू से अध्ययन करेंगे कि जब व्यक्ति आदि मानव था तो उस विकास जो है तब से होते होते आज हम इतने ज़्यादा विकसित कैसे हो गए। तो 1951 से पहले जब भी रिसर्च होता था गाँव पर तो इसी उपागम के तहत होता था। ठीक है, अब देखिए, अब संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, इसमें देखिए इकाइयों की एक निश्चित संरचना और उसमें जो प्रकार हो रहे हैं यानी इकाइयाँ जो कार्य कर रही हैं जिससे सामाजिक संरचना चल रही है, ग्रामीण व्यवस्था चल रही है, उसका अध्ययन जो है किसने किया था। उस आधार पर ये एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग का अध्ययन और एस.सी. दुबे ने किया था। मजूमदार ने विलियम वाइजर द्वारा जजमानी व्यवस्था का जो अध्ययन हुआ था, ये सारे के सारे अध्ययन जो थे वो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर किए गए थे। तुलनात्मक उपागम में देखिए क्या है, इसमें दो समाजों की तुलना की जाती है और समानता और भिन्नता के आधार पर संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ निकाली जाती है कि हाँ ये समानता है और ये भिन्नता है। अब देखिए अंतःशास्त्रीय उपागम, जब विभिन्न विषयों के विद्वान मिलकर ग्रामीण संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे अंतःशास्त्रीय उपागम कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी गांव में गए, उस गांव की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए हमें एक भूगोलविद की ज़रूरत है। उस गांव की साइंटिफिक स्थिति को जानने के लिए, यानी उस गांव में ऐसी बीमारी क्यों है और किस प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित है और कितने % है स्वस्थ है, कितने % स्वस्थ नहीं है, तो इसके लिए हमको एक साइंटिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जो डॉक्टर हो। और इसी तरह से हमको मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने के लिए एक मनोविज्ञान के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग विषयों के विद्वान जब मिलकर एक रिसर्च करते हैं तो वह अंतःशास्त्रीय उपागम कहलाता है। और इस उपागम से जो अध्ययन हुए हैं, कौन कौन से अध्ययन हुए हैं, पंचवर्षीय योजना पे जो अध्ययन हुए हैं वो। ठीक है, क्योंकि इसके हम बहुमुखी चीज़ों को देखेंगे। हरित क्रांति से क्या क्या प्रभाव हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था, इन सब का जो प्रभाव है, इनको जानने के लिए हम अंतःशास्त्रीय उपागम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो ये है कि हरित क्रांति ने देश में विभाजन को, देश में असमानता को बढ़ाया है कि घटाया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि हरित क्रांति से देश में जो समानता है वो बढ़ी है कि घटी है। ठीक है, देश में शोषण बढ़ा है कि घटा है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा अधिक भूमि रखने वाले कृषकों से भूमि छीनकर भूमिहीनों में बांटी गई। ठीक है, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो ज़्यादा भूमि वाले लोग थे उनसे भूमि को छीनकर जो भूमिहीन लोग थे उनको बांटी गई। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ जान लीजिए, और आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना होगा। तो इसमें देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और जो बहुत महत्वपूर्ण था वही मैंने इसमें डाला है, क्योंकि इसमें थियोरी नहीं पूछा जाता, इसमें फैक्ट पूछा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, और इसे राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में इसे शुरू किया गया और इसमें 29 विषय शामिल किए गए और 24 अप्रैल को ये शुरू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले अगर देखा जाए तो इतिहास में चोल वंश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, चोल वंश में। ठीक है, यदि इंडिया में देखा जाए चोल वंश में। अगर उत्तर भारत में देखा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, तो मौर्य काल में, मौर्य वंश में शुरू हुई थी। ठीक है, उत्तर भारत में। और पूरे भारत की बात की जाए तो चोल वंश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण जो है वो किस में वर्णित है, तो 243D में 33% यानी 1/3 का आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो आरक्षण मिली है, यानी जो गांव प्रधान महिलाएं बन रही हैं, तो इसमें क्या है 243D में ये वर्णन दिया हुआ है और 33% का आरक्षण उनको दिया गया है 1/3 का। ठीक है, यह राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसके अंतर्गत ये आता है। भारतीय ग्रामीण समाज में भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन जो है वो A.R. देसाई ने किया था। जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसमें भारतीय राष्ट्रवाद यानी भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ा, कैसे बढ़ा, उसके बारे में A.R. देसाई ने विस्तृत अध्ययन किया है। अब देखिए भारत गाँवों का अति उत्कृष्ट देश है, ये ब्लॉथ ने कहा है। ब्लॉथ ने क्या कहा है, भारत गाँवों का अति उत्कृष्ट देश है। अब देखिए गांधी जी का एक कथन है कि दिल्ली का शासन भारत के लाखों गांवों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। ठीक है, अब अगला देखिए
ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक जो है वो 1913 में प्रकाशित हुई, रचनात्मक ग्रामीण समाजशास्त्र यानी क्रिएटिव रूरल सोशियोलॉजी। अब अगला देखिए, केंद्रीय सामुदायिक विकास एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है, केंद्रीय सामुदायिक विकास एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में, कई बार आ चुका है। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको के एक गांव की तुलना भारत के रानीखेड़ा गांव से की है। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको के एक गांव की तुलना जो है वो रानीखेड़ा गांव से की है, और इसमें उन्होंने बताया है काफ़ी समानता है। और समानता किसमें है? संस्कृति में समानता नहीं है कि यहाँ के परंपरा कल्चर एक जैसा है, कपड़े एक जैसे पहने जाते हैं, वैसे ही चीज़ें होती हैं, ये सब नहीं है। टेक्नोलॉजी में समानता है, प्रौद्योगिकी में समानता है, आर्थिक चीज़ें जो है उसमें समानता की बात की है उन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, कृषक वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो वोल्फ ने किया है, और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी का माना है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को क्या माना है? अवशिष्ट श्रेणी का, यानी संपूर्ण भारत से किसानों को निकालने के बाद, संपूर्ण भारत से नगरीय चीज़ों को निकालने के बाद, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है निकालने के बाद जो बचता है वही क्या है? वही कृषक है। ठीक है, अब देखिए, कृषक समाज में निम्न प्रकार का भूस्वामित्व पाया जाता है। पहला है अनुपस्थिति और अन्यवासिता पर आधारित भूस्वामित्व, पर्यवेक्षी कृषकों पर आधारित भूस्वामित्व, और छोटे किसान और भूस्वामित्व पर आधारित भूस्वामित्व। ठीक है, 3 प्रकार का भूस्वामित्व मिलता है भारतीय समाज में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो जो यूनिट 6 है वो यहीं पर फिनिश होती है, और जल्द से जल्द आपके कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए।